दोस्तों, क्या होगा जब दो आदमी का नाम सुरेश हो, एक की अकारण मौत हो जाती है और एक जिंदा है। दिवंगत सुरेश की आत्मा जिंदा सुरेश के नाम के लोगों को खोज रहा है, पर क्यों? यह दिल दहला देने वाली खौफनाक डरावनी कहानी आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, हेडफोन लगा लीजिए और लाइट्स को ऑफ कर दीजिए। हम आपको लेकर जा रहे हैं भूतों की दुनिया की और एक अनोखी सफर पर। करीब 24 साल का नौजवान सुरेश, जो सालों की मेहनत के बाद आखिरकार पोस्टमैन की सरकारी नौकरी पा लेता है, लेकिन ज्वाइनिंग के पहले ही दिन खुशी की वो चमक मौत के काले साए में घुल जाती है। सुरेश अपनी पुरानी जंगी साइकिल पर सवार होकर घर से निकलता है। वाह रे किस्मत, आज तो तू चमक उठी। सरकारी नौकरी, महीने के 20,000। सुरेश हंसते हुए पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। उसका ज्वाइनिंग का पहला दिन था। एक अधिकारी ने उसे देखा और कागजात चेक करते हुए मुस्कुराया। फिर एक चिट्ठी निकाली जो जामिया गांव भेजनी थी। अधिकारी ने चिट्ठी पर नाम पढ़ा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। सुरेश, ये चिट्ठी आई है बलिया गांव की, और नाम तो देखो, सुरेश के नाम की चिट्ठी है, बिल्कुल तुम्हारा नाम। पर क्या अजीब इत्तेफाक है। हाँ सर, एक ही नाम के लोग दुनिया में कई होते हैं, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं। शायद ये कोई संयोग है। सुरेश चिट्ठी थैली में डालकर साइकिल से निकल पड़ा। रास्ता जामिया गांव की ओर था। खुशियों से सराबोर सुरेश जामिया गांव पहुंच गया। तंग गलियां, पुराने घर और हवा में एक अजीब सी ठंडक। सुरेश एड्रेस ढूंढते ढूंढते उस घर तक पहुंचा। घर के बाहर एक बड़ा सा पेड़, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसकी सारी खुशियां मानो ठंडे पानी से धुल गई हो। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोग सिर पकड़े बैठे, रोते बिलखने की आवाज गूंज रही थी। फर्श पर एक आदमी का शव पड़ा था, सफेद कपड़ों में लिपटा, और चारों तरफ मातम और सन्नाटा। हे भगवान, ये क्या मंजर है। यहाँ तो मौत का साया फैला है, लोग रो रहे हैं। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर गला साफ करते हुए आवाज लगाई, भाई साहब, सुरेश कौन है यहाँ? उसके नाम का चिट्ठी आया है पोस्ट से। ये नाम सुनकर सब लोग स्तब्ध हो गए। एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, जैसे कोई भूत देख लिया हो। भीड़ से एक आदमी उठा, चेहरा गुस्से से लाल, आंखें तरीता हुआ आया और सुरेश पर बरस पड़ा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? यहाँ घर में मौत हो गई है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और तुम ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कोई मजाक हो। निकल जाओ यहाँ से, बदतमीज। माफ कीजिए चाचा जी, मैं तो पोस्टमैन हूँ, सरकारी ड्यूटी है। सुरेश के नाम की चिट्ठी है और एड्रेस यही लिखा है। तभी वो बूढ़ा आदमी स्तब्ध हो गया। उसकी आंखें फैली, चेहरा पीला पड़ गया। धीरे से कपकपाती आवाज में बोला, अरे ये कैसा अजीब इत्तेफाक है। तुम जिस सुरेश के नाम की चिट्ठी लाए हो वो तो आज ही मर गया। देखो, यही उसका शव पड़ा है फर्श पर। वो उसकी बीवी है जो रो रही है। ये सुनकर सुरेश के हाथ पूरी तरह से कांपने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, पूरे शरीर पर ठंडी लहर दौड़ गई। शब्द गले से में अटक गए। मेरा नाम भी सुरेश और मरने वाले के नाम भी सुरेश। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुरेश सोच में पड़ गया। हे भगवान, मरने वाला भी सुरेश, मेरा नाम भी सुरेश। ये कैसा संयोग है? मेरा बेटा सुरेश ने जाते जाते हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। कमाने वाला ही चला गया, अब हमारा क्या होगा? सुरेश ने चिट्ठी उस बूढ़े मजबूर बाप के हाथों में थमाई और वहां से चला गया। साइकिल पर सवार होकर जंगल के रास्ते घर वापस लौट रहा था। हवा के ठंडे झोंके चेहरे पर चुभ रहे थे। सुरेश का ध्यान उस लाचार परिवार पर ही था। अभी पोस्ट ऑफिस तक 6 किलोमीटर बाकी थे। रास्ता सुनसान, दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं। क्या ये संयोग था या कोई अभिशाप? क्या उस चिट्ठी में कुछ ऐसा था जो मौत लाई थी? तभी अचानक सुरेश को लगा कि उसकी साइकिल पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई है, जैसे कोई अदृश्य बोझ लाद दिया हो। पैडल मारना मुश्किल हो रहा था, साइकिल डगमगा रही थी।
अरे ये साइकिल इतनी भारी क्यों लग रही है अचानक? सुरेश पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, बस घना जंगल और सन्नाटा। लेकिन डर अब और गहरा हो गया। दिल की धड़कन कान में गूंज रही थी। तभी पीछे से एक हल्की सी फुसफुसाती हुई आवाज आई, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास हो। गाड़ी नंबर 1432। अरे ये क्या था? कौन बोला इतने पास से? हे राम, कोई है क्या यहाँ? जंगल में साइकिल धीरे धीरे चल रहा है। ठंडी हवा और तेज हो चली है। साइकिल के पीछे सीट पर एक आदमी बैठा है, धुंधला, लेकिन सुरेश उसे देख नहीं सकता। वो अनजान है, लेकिन उसका शरीर कांप रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वह आदमी गायब हो गया। अचानक साइकिल हल्की महसूस हुई। डाकघर का काम खत्म करके सुरेश अपना घर वापस आता है। वो थका हारा खाट पर लेट गया। तभी अचानक खिड़की से वो फुसफुसाहट आई, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। गाड़ी नंबर 1432। अरे ये क्या देख लिया? गाड़ी नंबर 1432। कौन बोल रहा है? बाहर कोई है? सुरेश की रातों की नींद उड़ गई थी। वो करवटें बदलता रहा। दिमाग में बस एक ही बात घूमती, गाड़ी नंबर 1432 क्या है? कोई संकेत या कोई मौत का संदेश? सुबह हुई, लेकिन वो थका हारा था। फिर भी रोज की तरह अपनी पुरानी साइकिल लेकर डाकघर की ओर निकल गया। अरे सुरेश, ये लो, आज बेरिया गांव का नया डाक आया है। जाओ, सबसे पहले इस डाक को छोड़ कर आओ। सुरेश आज और एक नया डाक लेकर बेरिया गांव की ओर निकल गया, लेकिन अब उसके मन में डर का साया और गहरा हो चुका था। अरे भाई देखो, शाम हो गई है, सूरज डूब रहा है। जल्दी घर चलते हैं, ये जंगल रात में ठीक नहीं। हाँ चलो, सच में आज लगता है जल्दी शाम हो गया है। वो दोनों जंगल के बीच चले जा रहे थे, जहाँ रास्ते संकरे और हवा ठंडी ठंडी बह रही थी। बेरिया गांव जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक शॉर्टकट, जहाँ बोर्ड पर लिखा था बेरिया गांव 3 किलोमीटर। वो शॉर्टकट वाले मोड़ के पास आकर रुक गई। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सुन वीरू, मैं क्या बोल रहा था, अपना बेरिया गांव जाने के लिए इस शॉर्टकट वाले जंगल के रास्ते से बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये रास्ता अब ठीक नहीं रहा। जंगल के बीच वो गाड़ी आज भी खड़ी है। भैया, उस गाड़ी को लेके लोग इतना डरते क्यों हैं? अरे यार वीरू, मैंने सुना था परसों एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और जो गाड़ी चला रहा था उसकी वहीं पर मौत हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी उस गाड़ी में कैद है। शाम होते ही रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। क्या सच में उस गाड़ी से ऐसी आवाजें आती हैं? तो फिर उस गाड़ी को क्यों नहीं हटाया किसी ने? अरे तू पागल हो गया है क्या? छोटे, उस गाड़ी को हटाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। पुलिस वाले, फॉरेस्ट गार्ड सब डरते हैं। कहते हैं गाड़ी हिलती ही नहीं। बाप रे बाप, फिर तो हाँ, हम अपना बेरिया गांव किसी और रास्ते से चले जाएंगे। मुझे बहुत डर लगता है ऐसे भूत प्रेत से। हाँ वीरू, हम वैसा ही करेंगे। हम सान टोकरी की ओर से घूम कर जाएंगे, लेकिन इस गाड़ी वाले रास्ते से तो बिल्कुल नहीं। डर के मारे वो दोनों किसान घूमकर किसी दूसरे रास्ते से बेरिया गांव की ओर चली गई। वहीं दूसरी ओर सुरेश डाक लेकर उसी बेरिया गांव के मोड़ के पास आकर रुक गया। उसके पास भी 2 रास्ते थे। शॉर्टकट वाला बोर्ड दिखा। अरे ये तो बेरिया गांव जाने का छोटा रास्ता है, सिर्फ 3 किलोमीटर लिखा है। चलो बढ़िया है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं इसी रास्ते से चलता हूं। सुरेश उस शॉर्टकट वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगा। दोनों तरफ घना जंगल था, पेड़ों की छांव, दिन में भी अंधेरा छाया हुआ था। जंगली जानवरों की दूर दूर से आती गुर्राहटें कान में गूंज रही थी, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो। तभी अचानक उसे लगा कि उसकी साइकिल फिर से भारी हो रही है, पैडल मारना मुश्किल हो रहा है। तभी पीछे से वो फुसफुसाती आवाज आई, गाड़ी नंबर 1432। कौन हो तुम? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? क्या है ये गाड़ी नंबर 1432? बस तुम चलाते रहो। सुरेश बहुत डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो साइकिल को पूरी ताकत से आगे भगाने की कोशिश करने लगा। वो कुछ दूर जंगल की और गहराई में चला ही था कि अचानक उसके सामने एक कार दिखाई दी।
वो कार जो किसी भयानक दुर्घटना का शिकार हो चुकी थी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह कुचला हुआ, कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। तभी सुरेश के कंधे पर एक ठंडा स्पर्श हुआ, जैसे किसी ने बर्फीला हाथ रख दिया हो। अरे बाप रे, ये क्या छुआ मुझे? कोई है यहाँ? हे राम, जल्दी निकलना पड़ेगा इस डरावनी जगह से। सुरेश किसी तरह हिम्मत जुटाकर डरते डरते वो उस डरावनी जगह से निकला और बेरिया गांव पहुंच गया। गांव में हवा अभी भी ठंडी थी। वो चिट्ठी जिसका था, सुरेश उसके घर के पास पहुंचा। घर के अंदर से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आया। अरे लगता है तुम्हें अपनी जान की जरा भी फिक्र नहीं है। तुम उस शॉर्टकट वाले रास्ते से आए। क्या तुम्हें वो सफेद कार दिखाई नहीं दी? हाँ, मुझे वो कार दिखी थी, लेकिन उसमें डरने वाली क्या बात है? बस एक पुरानी कार लगी। अरे वो जगह भूतिया बन गई है। 2 दिन पहले वहां एक घटना हो गया था। वो कार पेड़ से टकरा गई, बहुत भयानक था। कार चालक वहीं खत्म हो गया। तब से उसकी आत्मा उधर घूमती है, चिल्लाती है। तब से हम उस रास्ते पर कोई नहीं जाते। मेरी बात मानो, तुम भी वापस जाते वक्त उस रास्ते से मत जाना। हर रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ घटना घटी जा रही है। पहले जिस घर चिट्ठी लेकर गया उस आदमी की मौत हो गई, और अब इस गांव में आते ही वो कार। सुरेश उस आदमी से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे एक बात याद आई। उसने जब गाड़ी को देखा था तो साथ में गाड़ी की नंबर प्लेट को भी देखा था, और वो नंबर था 1432। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भैया, उस गाड़ी का नंबर 1432 है क्या? अरे हाँ, उस गाड़ी का नंबर तो यही है। लेकिन सुनो, अब तुम उस रास्ते पर मत जाना। इतना कहकर वो आदमी घर के अंदर चला गया। सुरेश अब बहुत ज्यादा डरने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ रही थी। उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वापस उसी रास्ते पर जाए, लेकिन क्या करे, घर तो वापस जाना ही पड़ेगा। शाम घिर रही थी, जंगल में अंधेरा और गहरा हो रहा था। उसने भगवान का नाम लिया, साइकिल उठाई और वापस उसी रास्ते से घर की ओर चल पड़ा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं, शाम भी हो रही। कैसे भी हो मुझे इसी रास्ते पर ही जाना होगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। सुरेश पूरी जोर से ताकत लगाकर साइकिल का पैडल मारने लगा। तेजी से जंगल के भीतर गुजर रहा था, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। तेज रफ्तार साइकिल का चैन निकल गया और वो भागती हुई सीधी उसी गाड़ी के पास आकर रुक गई। सुरेश की हिम्मत जवाब दे गई। आगे जाने की ताकत ही नहीं रही। वहां अचानक मौसम बदल गया। ठंडी हवा तब तेज चलने लगी। अरे बाप रे, ये तो वही कार लगती है। इसके बारे में गांव वाले बता रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फंस गया यहाँ। तभी जंगल की हवा शांत हो गई। पेड़ सरसराना बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि अचानक जंगल में वीराना सा छा गया हो। सुरेश ने कार की ओर देखा। उसने देखा कि कार का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। अरे ये क्या? कार का दरवाजा तो अपने आप खुल गया। पहले तो बंद था, फिर अब कैसे? तभी सुरेश के पीछे से वही आवाज आई, ठंडी और फुसफुसाती हुई। गाड़ी नंबर 1432। सुरेश ने गाड़ी की नंबर प्लेट की ओर ध्यान दिया। वाकई में वो 1432 ही लिखा था। उसका दिल थम सा गया। सुरेश थोड़ा हिम्मत जुटाता है। वो जानना चाहता था कि आखिर 1432 का राज क्या है। वह भगवान का नाम लेते हुए कांपते हाथों से वो गाड़ी के पास गया और अंदर झांका। गाड़ी के अंदर एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, शायद कोई पुराना ड्राइंग पेपर। सुरेश ने उसे उठाया और उस पर एक चित्र बना था। एक घर के बाहर एक पेड़, और पेड़ के नीचे कुछ गड़ा हुआ जैसे कोई कीमती चीज हो, और नीचे लिखा था जामिया गांव। जामिया गांव का नाम देखते ही सुरेश को याद आ गया कि ज्वाइनिंग के पहले दिन ही वो वहां गया था, और उसी दिन से ये घटना शुरू हुई है। अरे ये तो वही गांव का नाम लिखा है। और हाँ, याद आ गया, ये वही घर है जहां मैं पहली बार गया था। जरूर इस पेड़ के नीचे कोई रहस्य है। मुझे जाकर बताना होगा। शायद कोई मुसीबत में फंसा था या मजबूरी में। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शायद किसी का भला हो जाए। सुरेश अपने मन में ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी वहां एक अदृश्य साया प्रकट हुआ।
धुंधली सी आकृति, लेकिन सुरेश अब उसे देख सकता था। वो साया एक आदमी का था और वह बोलने लगा, गाड़ी नंबर 1432। सुरेश डरते हुए पीछे पलटा। उसने देखा वो आदमी के सामने खड़ा है। डरो मत, एक अकेले तुम ही हो जो मुझे देख सकते हो, मेरी बात सुन सकते हो। मेरा नाम और तुम्हारा नाम एक है, सुरेश। एक तुम ही अकेले इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तो तुम कैसे मर गए? तुम्हारा परिवार? हाँ, जब तुम पहली बार मेरे घर आए तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे परिवार को बचा सकते हो। मैं एक मिट्टी के खदान में काम करता था। एक दिन मेरा काम देखकर खदान के मालिक अमृत मनोहर बहुत खुश हुआ और उसने मेरी पगार बढ़ा दी। ये बात मैनेजर को हजम नहीं हुआ। उसने धोखे से मुझे इस कार में लाकर मार दिया और एक्सीडेंट बता दिया। और वो ड्राइंग पेपर? एक दिन जब खदान का काम खत्म करके मैं वापस आने वाला था, तभी मैंने देखा मेरे पैर पर कुछ मिट्टी फंसा था। मैंने पैर की मिट्टी निकाली और उस मिट्टी पर था एक सोने का पत्थर। मैंने ईमानदारी से खदान के मालिक अमृत मनोहर को बताया। सुरेश, ये तेरी किस्मत का फल है, भगवान का वरदान है। जाओ, इसे तुम अपने पास रखो। और सुनो सुरेश, तुम ईमानदार इंसान हो। आज के बाद मैं तुम्हें खदान का मैनेजर बनाता हूँ। यही बात पता नहीं कैसे मैनेजर को पता चला और उसने मुझे मरवा दिया। और वो सोने का पत्थर? मैंने उसे सबसे छुपाते हुए भविष्य के लिए हमारे घर के बाहर पेड़ के नीचे गाड़ दिया है और उसका चित्र बनाकर हमेशा अपने जेब में रखा था। जब मुझे जबरदस्ती कार में डाला गया तब मैं समझ गया कि मैं अब नहीं रहूंगा, इसलिए मैंने उस पेपर को शीट के नीचे रख दिया था ताकि शायद ये किसी तरह मालिक को पता चले। इतना कहने के बाद वो आत्मा हवा में विलीन हो गई। सुरेश भागते हुए सीधा जामिया गांव पहुंचा, जहां शाम का अंधेरा घिर रहा था। उसने सुरेश के परिवार को बुलाया। अरे डाक बाबू, अब तुम क्या करने आए हो? सुरेश ने बूढ़े पिताजी को सारी कहानी बताई। सुरेश के कहने पर परिवार के लोग पेड़ के नीचे खुदाई करने लगे। पेड़ के नीचे एक मटका मिला और जब उसे खोला तो उसमें वही सोना था जो कुछ साल पहले रखा गया था, जो आज वो करोड़ों रुपए का था। परिवार वाले खुश हो गए। हे भगवान, ये कैसा संयोग है। मेरा बेटा आज हमारे पास नहीं है, लेकिन उसने हमें रास्ता दिखाया। वो आज ना होकर भी तूने हमारी मदद की। हे भगवान, तेरा शुक्रिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमारी आज बड़ी मदद कर दी। मैं आपकी कर्ज जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं बहन, आप ऐसा मत बोलिए। लोग कहते हैं कि इंसान और आत्माओं का रिश्ता अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सब आत्माएं बुरी नहीं होती। सुरेश ने षड्यंत्र वाली सारी कहानी बूढ़े चाचा को बताई। अगले दिन सुरेश के पिताजी और उसकी पत्नी अमृत मनोहर के पास गई, जो सुरेश के बॉस थे। उनको सारी कहानी बताई। बॉस ने पुलिस लेकर मैनेजर के घर गई और उसे हिरासत में लिया और जांच में सच में पाया गया कि मैनेजर और उसके साथियों ने सुरेश को मारने की साजिश रची थी। ये हादसा नहीं, मर्डर था। उन कातिलों को सजा मिली। आजीवन सलाखों के पीछे अपना कर्म भुगत रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुरेश का परिवार अपने बेटे के न होने के बावजूद खुश है और उन्होंने पोस्टमैन सुरेश को धन्यवाद देते हैं